हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साइंस मैग्नेट। दोस्तों कैसे हैं आप लोग सभी? आई होप सभी अच्छे हैं, शानदार हैं, जानदार हैं। दोस्तों आपको पता है पिछली क्लास में हमने पढ़ा था प्लांट टिश्यू और इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे एनिमल टिश्यू, एनिमल की बॉडी में पाए जाने वाले टिश्यू के बारे में। हम भी एक प्रकार के एनिमल ही है, जंतु है, तो आप लोग ये बोल सकते हो हमारी बॉडी में कौन से टिश्यू पाए जाते हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, आप लोगों को पता है ग्रुप डी के बैच की क्लास की टाइमिंग आपको पता है, रीजनिंग सुबह 9 बजे, जीके रात्रि 9 बजे और मैथ्स रात्रि 10 बजे आप लोगों की होती है। तो सारी क्लास बेहतरीन चल रही है, सिलेक्शन के लिए चल रही है, आप लोग एक भी क्लास मिस मत करिए। और दोस्तों 2025 के सभी एग्जाम के लिए जनरल साइंस का फाउंडेशन बैच आपका शुरू हो चुका है, निर्माण बैच। ठीक है, एक ही बैच में आप लोगों के सारे एग्जाम्स की तैयारी हो जाएगी। और अगर आप लोग कॉम्बो चाहते हो सारे सब्जेक्ट का, तो इस कॉम्बो में आप लोगों को चारों सब्जेक्ट मिल जाएंगे। साइंस मैग्नेट ऐप इंस्टॉल करिए, इसके कोर्स वाले सेक्शन में जब आप लोग जाएंगे तो यहां पर मिल जाएगा निर्माण बैच कॉम्बो और बाय नाउ करके पेमेंट कर दे। और जो सीबीटी 2 वाले जो बच्चे हैं उनके लिए शिखर बैच है, जहां पर बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग आप लोगों का जो 50 मार्क्स का है वो आप लोगों का इजीली कवर हो जाएगा। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का सेशन, एनिमल टिश्यू यानी जंतु उत्तक। देखिए दोस्तों, टिश्यू क्या है, मैंने आपको कल भी बताया था, कोशिकाओं का समूह, ग्रुप ऑफ सेल। ऐसी कोशिकाएं जिनका स्ट्रक्चर एक जैसा होता है, यानी जिनकी संरचना एक जैसी होती है और जिनका फंक्शन एक जैसा होता है, इन कोशिका के समूह को हम लोग बोलते हैं उत्तक। अगर एनिमल की बॉडी में बात करें दोस्तों, टोटल 4 प्रकार के टिश्यू पाए जाते हैं। ठीक है, आ जाइए। ठीक है, तो टिश्यू जैसे प्लांट में पाए जाते हैं वैसे एनिमल्स भी होते हैं। एनिमल में जो टिश्यू पाए जाते हैं वो बेसिकली 4 प्रकार के होते हैं। सर कौन कौन से? एक तो होता है आप लोगों का एपिथेलियल टिश्यू यानी उपकला उत्तक। दोस्तों एक होता है कनेक्टिव टिश्यू यानी संयोजी उत्तक, और एक होता है आप लोगों का मस्कुलर टिश्यू यानी पेशीय उत्तक, और एक होता है आप लोगों का न्यूरल टिश्यू यानी तंत्रिका उत्तक। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इस वाले उत्तक के बारे में। ठीक है, फिर इसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे ये वाला उत्तक, इसके बाद में पढ़ेंगे ये, और इसके बाद में पढ़ेंगे ये। क्लियर है? चलिए तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं एपिथेलियल टिश्यू यानी उपकला उत्तक के बारे में। चलिए दोस्तों, अगर ये उत्तक है तो ये बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना होगा। तो अगर बात करी जाए दोस्तों इस वाले टिश्यू में जो कोशिकाएं होती है ना, उस कोशिका बिल्कुल आपस में बहुत चिपकी हुई होती है। चिपकी हुई होने का मतलब क्या है? क्या कोशिका के मध्य कोई आप लोगों को गैप नजर आएगा क्या? दोस्तों कोई गैप नजर नहीं आएगा। तो एक महत्वपूर्ण बात सबसे पहले क्या है कि यहां पर सेल यानी कोशिका के मध्य कोई गैप नहीं होता, यानी कोई अंतर कोशिकीय स्थान नहीं होता, इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता है। आ गई बात समझ में? ठीक है, चलिए दूसरी बात करते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, किसकी लोकेशन, कहां कहां पर उपकला उत्तक पाए जाते हैं? तो दोस्तों मैं आप लोगों को कुछ उदाहरण बता रहा हूं, सीधे आप लोगों को ध्यान में रहने चाहिए। अगर कोई रात को नींद में भी आप लोगों से पूछ लेना कि बताओ उपकला उत्तक कहां कहां पाए जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा। कुछ एग्जांपल्स आप लोग को मैं बताऊंगा, वो ध्यान रखना है। लेकिन दोस्तों इस उपकला उत्तक का मेन कार्य क्या है? अच्छा मुझे बताइए, ये कोशिकाएं बिल्कुल चिपकी हुई है, इनके बीच में कोई गैप नहीं है, तो इस टिश्यू का, इस उत्तक का इस्तेमाल कहां पर हो सकता है? क्या प्रोटेक्शन में हो सकता है? क्या सुरक्षा में हो सकता है? क्या अगर इन कोशिका के बीच में गैप होता तो क्या ये कुछ प्रोटेक्शन कर पाती, क्या सुरक्षा दे पाती? क्या नहीं? दोस्तों इसके यहां पर इतना सारा गैप है तो कोई भी पार्टिकल यहां से अंदर घुस जाता। लेकिन अगर इनके बीच में कोई गैप है ही नहीं, तो क्या मैं बोल सकता हूं क्या उपकला उत्तक बेसिकली प्रोटेक्शन यानी सुरक्षा का काम कर देगा? बोलो यस और नो, बोलो यस और नो। तो दोस्तों उपकला उत्तक का मेन कार्य क्या है? दोस्तों ये एक बेसिकली सुरक्षात्मक उत्तक है। सुरक्षात्मक उत्तक का मतलब क्या है? प्रोटेक्टिव टिश्यू, यानी ये प्रोटेक्शन का कार्य करते हैं। आगे बात समझ में? ठीक है दोस्तों, हमारे जितने भी अंग है ना, ऑर्गन, अंग जो होते हैं, तो दोस्तों उसके चारों ओर की जो कवरिंग होती है वो बेसिकली कौन से टिश्यू की होती है? एपिथेलियल टिश्यू यानी उपकला उत्तक की होती है। आगे बात समझ में? दोस्तों हमारी बॉडी में कई कैविटी है। कैविटी का मतलब खाली जगह है। अरे दोस्तों पेट में भी तो खाली जगह है, जो आप लोग भोजन करते हो बेसिकली वो हमारे इसमें ही तो जाता है, पेट में ही तो जाता है। तो हमारी बॉडी में जो भी कैविटी होती है, यानी जो गुहा होती है, खाली जो जगह होती है दोस्तों, उसकी भी जो कवरिंग होती है
उसकी भी जो कवरिंग होती है वो कौन सी टिश्यू की बनी होती है? एपिथेलियल टिश्यू यानी उपकला उत्तक की बनी होती है। अब क्वेश्चन ये है कि सर उपकला उत्तक पाया कहां पर जाता है, इसके एग्जांपल्स बताइए। आइए मैं एग्जांपल बता रहा हूं हमारे स्किन यानी त्वचा में। दोस्तों ये सारे एग्जांपल्स आप लोगों को ध्यान रहने चाहिए, बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरा एग्जांपल क्या है दोस्तों, हमारा जो माउथ होता है ना, जो हमारा मुंह होता है, इसकी जो लाइनिंग होती है, लाइनिंग का मतलब इसके अंदर की जो परत होती है, परत, वहां पर भी आप लोगों का ये वाला उत्तक पाया जाता है। सर इसके और उदाहरण बताइए, और एग्जांपल बताएंगे। दोस्तों जो ब्लड वेसल्स होती है ना, रक्तवाहिका, रक्तवाहिका, इसकी जो परत होती है, परत परत परत, जैसे मान लीजिए ये आप लोगों की रक्त नलिका है, तो इसकी जो लाइनिंग है या मैं बोलूं जो इसकी परत है, उसमें भी आप लोगों का ये वाला टिश्यू मिलेगा। दोस्तों आप लोगों को पता है फेफड़ों के अंदर एल्वियोली यानी वायु कूपिकाएं पाई जाती है, तो उसमें भी आप लोगों का ये वाला उत्तक मिलेगा। सर और एग्जांपल बताइए। दोस्तों किडनी की जो ट्यूबेल्स होती है ना, यानी वृक्क नलिका। सर नलिका क्या होता है? नली तो मैंने सुना है, देखो देखिए दोस्तों, ये जो ट्यूब और ट्यूबेल, इसमें डिफरेंस क्या है? या मैं बोलूं नली और नलिका में डिफरेंस क्या है? दोस्तों नली तो थोड़ी मोटी होती है, नलिका क्या होती है? बहुत पतली होती है, बहुत पतली। तो अगर आप लोगों को पता हो दोस्तों, हमारी जो किडनी थी, क्या किडनी के अंदर नेफ्रॉन पाए जाते हैं? इसके बारे में हमने पढ़ा था ना। और नेफ्रॉन को, अगर एक नेफ्रॉन को आप लोग बड़ा करके देखोगे तो दोस्तों उसमें क्या ऐसा कुछ स्ट्रक्चर पाया जा रहा था क्या? अरे याद है, सब भूल गए, उत्सर्जन तंत्र में पढ़ा था ना। तो ये जो आपकी, इसको नली नहीं बोलेंगे, ट्यूब नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये इतनी बारीक होती है, तो इनको हम लोग बोलेंगे ट्यूबेल। किडनी में पाई जाने वाली ट्यूबेल या किडनी में पाई जाने वाली नलिका या वृक्क में पाई जाने वाली नलिका है, तो इनमें भी आपका कौन सा उत्तक होता है? उपकला उत्तक होता है। दोस्तों ध्यान रख लोगे इसके 5 एग्जाम्पल। अब मजे की बात यह है कि एग्जाम में यह नहीं पूछेगा क्या कि दोस्तों हमारी त्वचा में कौन सा उत्तक पाया जाता है, और आप लोग इजीली उसका आंसर दे दो उपकला उत्तक। नहीं सर, फिर क्या पूछेगा? दोस्तों उपकला उत्तक भी अलग अलग टाइप के होते हैं, टोटल 6 प्रकार है इसके। तो पूछेगा कि बताइए त्वचा में किस प्रकार का उपकला उत्तक पाया जाता है। चलो ये तो समझ में आ गया, इसमें उपकला उत्तक पाया जाता है, एपिथेलियल टिश्यू पाया जाता है, लेकिन किस टाइप का उपकला उत्तक? टोटल 6 प्रकार के होते हैं। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि दोस्तों ये जो मुंह की परत में उपकला उत्तक पाया जाता है, ये कौन सा वाला होता है? वृक्क की नलिकाएं, किडनी की ट्यूबेल्स में जो पाई जाती है वो किस प्रकार का होता है? आ गई बात समझ में? ठीक है, आ जाओ। तो दोस्तों उपकला उत्तक आप लोग ध्यान रखेंगे दोस्तों 6 प्रकार के होते हैं, यहीं से क्वेश्चन पूछता है। ओके चलो, चलिए आ जाओ। तो दोस्तों 6 प्रकार के आप लोगों को ध्यान रखने हैं टोटल। चलिए सबसे पहला है आप लोगों का सिंपल स्क्वेमस, हिंदी में आप लोग इसे बोलते हैं सरल शल्की उपकला उत्तक। सर इस वाले उपकला उत्तक में क्या विशेषता है? दोस्तों इसकी जो कोशिकाएं होती है काफी पतली पतली और चपटी होती है। देखो आप लोग यहां पर देख पा रहे हो, काफी पतली भी और चपटी भी है। तो इस वाले उपकला उत्तक की क्या विशेषता है? इसमें जो कोशिकाएं पाई जाती है काफी पतली पाई जाती है और काफी चपटी पाई जाती है, बिल्कुल फ्लैट होती है, चपटी होती है। तो फ्लैटेंड सेल्स होती है, और आप लोग बोलोगे कैसी होती है? थिन होती है, काफी पतली होती है, कोई मोटी नहीं है। आगे बात समझ में? ठीक है। सर मेरे बगल में डीजे बज रहा है, सुनाई नहीं दे रहा है, क्या करूं? एक लड़का है जिसका नाम है इंटरनेट वाला पढ़ाई, वो कमेंट कर रहा है मेरे बगल में डीजे बज रहा है, तो मैं क्या करूं? इंटरनेट जी अगर जब डीजे बज रहा है तो आप क्या करो? डांस कर सकते हो डीजे पे, ठीक है। और क्या कर सकते हो? डीजे बज रहा है तो क्या करे बताओ, मैं क्या करूं? मैं आऊं घर पे, आपके एड्रेस दे दो, मैं पास में आके डीजे वाले की तार काट देता हूं। मैं क्या करूं यार, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछते हो तुम हैं? चलो आ जाओ। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट उपकला उत्तक की। दोस्तों कुछ उपकला उत्तक ऐसे होते हैं जिनमें उसकी जो सेल्स होती है ना, कोशिका होती है, वो काफी क्या होती है? ऐसे लंबी लंबी होती है, ऐसे लंबी लंबी होती है, ऐसे लग रहा है ना कॉलम, जैसे दोस्तों ब्रिज के नीचे बड़े बड़े कॉलम होते हैं, वैसे आपको नजर आ रहे हैं क्या ये?
तो ऐसे उपकला उत्तक जिनमें कोशिकाएं काफी लंबी लंबी होती है, इसे हम लोग बोलते हैं कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू, यानी खंबानुमा उपकला उत्तक। तो अगर आप लोगों से पूछा जाए इस वाले उत्तक में क्या है, इसमें जो सेल्स होती है, कोशिका होती है, वो कॉलम जैसी होती है, खंबाकार होती है, बिल्कुल कॉलम है ना, खंबे होते हैं ना, जैसे आपकी गली में भी लग रहे होंगे। क्लियर है? ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, कुछ कुछ उपकला उत्तक ऐसे होते हैं जिनकी जो कोशिकाएं होती है ना, वो बिल्कुल कैसी शेप की होती है? क्यूब। जानते हो क्यूब, मैथ्स में पढ़ा होगा घन, तो इनकी शेप बिल्कुल क्यूब, घन जैसी होती है। तो ऐसे उपकला उत्तक को हम लोग बोलते हैं क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू, यानी घनाकार उपकला उत्तक। तो इसमें क्या है, जो कोशिकाएं है उसकी शेप कैसी है? क्यूब जैसी है, घनाकार जैसी है। क्लियर है? क्लियर है? आ जाओ। नेक्स्ट है दोस्तों, एक होता है, अब कुछ कुछ उपकला उत्तक ऐसे होते हैं, जैसे दोस्तों यहां पर आप लोग देखोगे केवल एक लेयर नजर आ रही होगी, एक परत नजर आ रही होगी। ठीक है, यहां पर भी आप लोग ध्यान से देखोगे केवल एक ही लेयर नजर आ रही है ना, इसके ऊपर और लेयर थोड़ी है। दोस्तों यहां पर देखोगे, यहां पर भी एक लेयर नजर आ रही है। दोस्तों कुछ कुछ उपकला उत्तक ऐसे होते हैं जहां पर एक से अधिक लेयर होती है, जैसे यहां पर तो एक ही परत है कोशिकाओं की, यहां पर देखो एक कोशिका की परत, उसके ऊपर दूसरी परत, उसके ऊपर तीसरी परत, उसके ऊपर चौथी परत। आगे बात समझ में? तो ऐसे इसको बोलते हैं, अलग अलग स्तर नजर आ रहे हैं क्या? अलग अलग लेवल नजर आ रहे हैं क्या? अलग अलग स्तर। तो इसको हम लोग बोलते हैं स्तरीकृत, स्तरीकृत शल्की उपकला उत्तक। देखो इसको तो क्या बोला था आपने? सरल शल्की उपकला उत्तक, क्योंकि यहां पर केवल एक ही लेयर थी। अगर कोशिकाओं की एक से अधिक लेयर हो तो इसको आप लोग बोलते हैं स्तरीकृत शल्की उपकला उत्तक। क्लियर है? स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू, ध्यान रह जाएगा क्या? ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं। दोस्तों कई बार हम लोग क्या देखते हैं, ये जो कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू होते हैं ना, यानी खंबानुमा उपकला उत्तक, दोस्तों कई कई जगह हम लोग देखते हैं कि ये जो कोशिकाएं होती है ना, इनके ऊपर ऐसे धागे जैसे कुछ पाए जाते हैं, धागे जैसे स्ट्रक्चर, जिसे बोलते हैं सीलिया। आपने श्वसन तंत्र में भी मैंने आपको इसके बारे में पढ़ाया था कि भाई हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में पाए जाते हैं, है ना। तो दोस्तों ऐसे आपके कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू जिनकी कोशिका के ऊपर ऐसे धागे जैसे पाए जाते हैं, जिसे सीलिया बोलते हैं, तो ऐसे उत्तक को क्या बोलते हैं? सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू, यानी सीलिएटेड, सीलिएटेड घनाकार नहीं होगा, खंबाकार, सीलिएटेड खंबाकार उपकला उत्तक। आगे बात समझ में क्लियर है? चलिए ठीक है, देखो आप लोग देख पा रहे हो कोशिका के ऊपर ऐसे धागे जैसे कुछ पाए जा रहे हैं, इसको बोलते हैं सीलिया। ठीक है, क्लियर? चलिए आ जाओ, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, कई बार क्या होता है, कुछ उपकला उत्तक ऐसे होते हैं जिनकी कोशिकाओं से कुछ पदार्थ निकलता है, कुछ सब्सटेंस निकलता है। और दोस्तों हमारे बॉडी के ऐसे ऑर्गन जिनसे कोई ना कोई पदार्थ निकलता है, पदार्थ बनता है, उसको क्या बोलते हैं? ग्लैंड बोलते हैं क्या? ग्रंथि बोलते हैं क्या? तो कुछ उपकला उत्तक ऐसे होते हैं जिनसे कोई पदार्थ निकलता है, उसे हम लोग बोलते हैं ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू, यानी ग्रंथिल उपकला उत्तक। दोस्तों आप लोगों को मैं फिर से बता दूं कि ये जो स्लाइड मैंने आप लोगों को बताया है बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। गुरुजी क्वेश्चन क्या पूछे जाते हैं कि बताइए ये वाला उत्तक कहां पर पाया जाता है, बताओ ये वाला उत्तक कहां पर पाया जाता है, बताओ ये वाला उत्तक कहां पर पाया जाता है, बताओ ये वाला उत्तक कहां पर पाया जाता है। तो एक एक चीज के बारे में हम लोग स्टार्ट करेंगे। क्लियर है? आ जाओ, चलिए तो चलिए दोस्तों सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सिंपल स्क्वैमस की, सरल शल्की उपकला उत्तक की। ठीक है, एक चीज मैं फिर से बता देता हूं दोस्तों, इस वाले उत्तक में जो कोशिकाएं होती है काफी पतली और चपटी होती है। आ गई बात समझ में? पतली और चपटी होती है।
दूसरी चीज आपको क्या ध्यान रखनी है, ये वाले उपकला उत्तक पाए कहां पर जाते हैं और इन वाले उपकला उत्तक का मेन कार्य क्या है, फंक्शन क्या है। दोस्तों ये वाले जो उपकला उत्तक है होते हैं ना, किसी पदार्थ के परिवहन में यानी ट्रांसपोर्टेशन में क्या करते हैं, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, तो इसका कार्य ध्यान रखिएगा। तीसरी बात दोस्तों, इनकी लोकेशन कहां कहां पर पाए जाते हैं। दोस्तों मैं आप लोगों को 4 एग्जाम्पल बता रहा हूं, चारों एग्जाम्पल आप लोगों के दिमाग में घुसे हुए होने चाहिए। कोई रात को नींद में उठा के भी पूछ लेना, बताओ सरल शल की उपकला उत्तक कहां पर पाए जाते हैं, तो 4 एग्जाम्पल ध्यान रखिएगा। दोस्तों जो ब्लड वेसल होती है, रक्त वाहिका, इसकी जो लाइनिंग होती है, इसकी परत, उसमें मैंने बताया था ना उपकला उत्तक पाए जाते हैं। तो कौन से उपकला उत्तक पाए जाते हैं, यही वाला पाया जाता है। दूसरी दोस्तों जो एल्वियोली होती है हमारे फेफड़ों में, जो वायु कोशिकाएं होती है, उसमें भी यही वाला उत्तक पाया जाता है। दोस्तों जो ईसोफेगस, जिसे हिंदी में ग्रास नली बोलते हैं, उसमें भी यही वाला उत्तक पाया जाता है। और जो हमारे मुंह की परत होती है, उसमें भी यही वाला उत्तक पाया जाता है। ठीक है, तो रक्त वाहिका की जो परत होती है वहां पर, लंग्स के अंदर जो एल्वियोली वायु कोशिकाएं पाई जाती है वहां पर, दोस्तों हमारे जो ईसोफेगस ग्रास नली पाई जाती है वहां पर, और दोस्तों हमारे मुंह की परत में आपके ये वाले उत्तक पाए जाते हैं। दोस्तों क्या 4 एग्जाम्पल ध्यान रख लोगे क्या। सर मेरा ब्रेकअप हो गया है, मिथिलेश यादव जी बोल रहे हैं, सर मेरा ब्रेकअप हो गया है। तो बहुत अच्छी बात है, ये तो बेचारी जो सामने लड़की थी उसकी जिंदगी बच गई, उसकी और खराब होती। क्या है तुम्हारे में ऐसे जो है, बढ़िया है, उसकी और जिंदगी सही हुई थोड़ी सी। आ जाओ, चलिए दोस्तों इसका आंसर आप लोग बताएंगे। ये क्वेश्चन आप लोगों का 16 सितंबर 2022 की शिफ्ट 1 में पूछा गया है, ग्रुप डी के। बताओ बताओ तो कहां पर, बताओ फेफड़ों की जो एल्वियोली होती है वायु कोशिकाएं, उसमें कौन सा पाया जाता है, बताइए। तो सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू, यानी सरल शल की उपकला उत्तक। करेक्ट आंसर आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखियो कर पाओगे नहीं कर पाओगे, बताओ। ठीक है, आ जाओ। चलिए दोस्तों नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू, हिंदी में जिसे आप लोग बोलते हैं स्तरीकृत शल की उपकला उत्तक। सर इसमें ऐसा क्या होता है, बस एक मेजर डिफरेंस क्या है सिंपल में और इसमें। दोस्तों वहां पर केवल एक लेयर पाई जाती है, एक परत पाई जाती है, यहां पर दोस्तों बहुत सारी आप लोगों को लेयर यानी परत पाई जाई होगी। तो दोस्तों परतों के पैटर्न आप लोगों को मिलेंगे। तो आप ऐसे ध्यान रखो, यदि सिंपल सरल जो शल की उपकला उत्तक थी, अगर उसके बाद एक लेयर के बाद में दूसरा, दूसरे के बाद में तीसरा, तीसरे के बाद में चौथा, ऐसे आप लोगों के बता दें, तो ये आप लोगों का कौन सा आपका बन जाएगा, स्तरीकृत यानी स्ट्रेटिफाइड आप लोगों का बन जाएगा। गुरुजी इसके एग्जाम्पल बताइए। दोस्तों देखो एनसीईआरटी में एक ही एग्जाम्पल दिया हुआ है इसका, स्किन यानी त्वचा। आपको भी ध्यान रखना है हमारी जो त्वचा होती है उसमें कौन सा उत्तक पाया जाता है, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू पाया जाता है। सर इसका मेन कार्य क्या है, जैसे पिछले वाले का कार्य क्या था, पदार्थ का परिवहन करना, तो इसका कार्य क्या है। दोस्तों देखो मेरी बात समझो, जैसे स्किन के अंदर भी कुछ टिश्यू पाए जाते होंगे, इसके नीचे। तो दोस्तों उन उत्तकों की सुरक्षा का कार्य किसके द्वारा होता है, इन वाले उत्तक के द्वारा होता है। इन वाले का मतलब क्या है, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू, स्तरीकृत उपकला उत्तक क्या करते हैं, इसके नीचे जो आप लोगों के उत्तक पाए जाते हैं उनकी प्रोटेक्शन करते हैं। आ गई बात समझ में। चलिए 2 आप लोगों को समझ में आ गया, ठीक है। तीसरी हम लोग बात करते हैं कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू, खंबानुमा उपकला उत्तक। इसमें क्या था, मैंने बताया था कोशिका का शेप कैसा होता है, एक कॉलम के जैसा, खंबे के जैसा। तो अगर आप लोगों से पूछा जाए कि सर इसकी लोकेशन बताइए, दोस्तों 2 एग्जांपल आप लोगों को ध्यान रखने हैं। क्लियर, चलो पहले इसका कार्य आप लोग समझ लो। इस वाले का कार्य क्या है दोस्तों, ये एब्जॉर्प्शन यानी अगर कोई पदार्थ अवशोषित करना है तो उसमें ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो जैसे इंटेस्टाइन से कई चीजें हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब होती है, हमारी स्टमक पेट से भी कुछ चीजें एब्जॉर्ब हो जाती है। तो अगर आप लोगों से पूछा जाए कि इसकी लोकेशन बताओ, तो दोस्तों 2 एग्जांपल आप लोग इसके ध्यान रखिएगा। जो हमारा स्टमक यानी जो पेट होता है, इसकी आंतरिक जो परत होती है वहां पर आप लोगों को मिलेगा। परत बोल दो, अस्तर बोल दो, बात एक ही है।
और दोस्तों सेम हमारी जो इंटेस्टाइन होती है, आज जो होती है, उसकी भी आंतरिक परत में आप लोगों को ये वाला टिश्यू मिलेगा। आ गई बात समझ में? ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं सीलिएटेड। दोस्तों इसके बारे में मैंने आपको क्या बताया था कि कुछ कुछ आप लोगों के कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू ऐसे होते हैं जिनकी सरफेस पे ऐसे धागे जैसे कुछ मिलते हैं, जिन्हें आप लोग बोलते हैं सीलिया, यानी हिंदी में भी इसे क्या बोलते हैं? सीलिया बोलते हैं। ठीक है, आ जाओ। तो बात करें अगर हम लोग कि सर ये आप लोगों को कहां पर मिलेंगे, तो दोस्तों मैंने आप लोगों को बताया था हमारी जो ट्रैकिया है उसके अंदर भी ऐसे धागे जैसे पाए जाते हैं, मैंने बताया था ना। ये केवल ट्रैकिया की बात नहीं है, ऊपर दोस्तों हमारे जहां से ये एयर होके गुजरती है, नाक वगैरह, उनके भी अंदर पाए जाते हैं आप लोगों के सीलिया। यानी इसका मतलब ये है कि हमारी जो ट्रैकिया है, जो श्वास नली है, उसकी आंतरिक परत पे है ना, हमारे नाक की आंतरिक परत में, क्लियर, हमारे दोस्तों लंग्स में आप लोगों के ये वाले टिश्यू देखने को मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, इनका मेन कार्य क्या है? देखो देखो देखो, जैसे मान लो ये आपकी ट्रैकिया है दोस्तों, अंदर ऐसे सीलिया आप लोगों को मिल रहे हैं। दोस्तों हमारे, आप मुझे बताइए, क्या हमारे अंदर म्यूकस बनता है क्या? म्यूकस, म्यूकस किसको बोलते हैं दोस्तों? जो आप लोगों के जब सर्दी जुकाम हो जाता है तो आपके मुंह से जो बाहर आता है उसे ही म्यूकस बोलते हैं, बलगम जो है बेसिकली, हिंदी में इसको बोलते हैं श्लेष्मा। तो दोस्तों यहां पर श्लेष्मा बनता है, इसका काम क्या होता है? अगर आपके बॉडी में कोई डस्ट पार्टिकल आ गए, धूल के कण आ गए ना, तो ये म्यूकस यानी श्लेष्मा उसको अपने से चिपका लेता है। और जब आप लोग खांसी, जैसे कहीं धूल वगैरह में जाओगे, आप लोगों को बहुत ज्यादा कफ भी आएगा, खांसी भी आएगा, तो जैसे आपका कफ आएगा तो वो जो आपका श्लेष्मा है ना, जब वो बाहर आएगा वो अपने साथ में धूल के कण चिपका के ले आएगा। तो दोस्तों ये जो सीलिया होते हैं ना, ये क्या करते हैं? इस म्यूकस यानी श्लेष्मा को ऊपर धकेलने में इंपॉर्टेंट योगदान निभाते हैं। क्लियर है? दोस्तों आप लोगों को मैं भी बता दूं, अभी एएलपी का रिजल्ट आया है। अच्छा, आप में से कोई बच्चा है जिसने सीबीटी 1 क्वालिफाई किया है? मेरे हिसाब से तो आप तो शायद अभी जुड़े हुए हैं, एक नए एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ग्रुप डी की। कोई आप में से कोई ऐसा बच्चा है जिसने सीबीटी एएलपी दिया था? हो सकता है नहीं हुआ हो, है ना, क्योंकि ठीक है। अभी दोस्तों क्या हुआ, एएलपी सीबीटी 1 का एग्जाम हुआ, अच्छी बात है दोस्तों। सीबीटी 1 का एग्जाम जस्ट क्वालिफाई नेचर का था, जस्ट क्वालिफाई करना है। जो इसको क्वालिफाई कर लेगा वो सीबीटी 2 देगा, और दोस्तों जो मेरिट बनेगी या जो सिलेक्शन होगा वो सीबीटी 2 के मार्क्स से ही होगा। आगे बात समझ में, मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है दोस्तों, सीबीटी 2 में अगर बात करी जाए, 3 सब्जेक्ट आते हैं मेनली, एक मैथ्स, एक रीजनिंग, एक बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग। आगे पहली बात समझ में। तो मैं बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग सब्जेक्ट पढ़ाता हूं मैं। तो जैसे ही एग्जाम खत्म हुआ उसके बाद में मैं इसका कोर्स लेकर आया। सर किसके लिए लेकर आया? ऑब्वियसली जो बच्चे एलपी के लिए सीरियस है या जो सीबीटी 2 देंगे उनके लिए मैं लेकर आया। सारे बच्चे, अरे सर यूट्यूब पे करा दो सर, ये उसी में अटके रह गई है। मैं 4 दिसंबर से बैच शुरू हुआ था, 8 या 9 दिन पहले ये बैच पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब मैंने इसमें रिवीजन भी शुरू कर दिया है, तो जो बच्चे जुड़े थे आराम से उनकी बढ़िया तैयारी है। अब ये रिजल्ट आया तो दोस्तों कट ऑफ गई काफी कम। इसके पीछे कारण क्या था? क्योंकि दोस्तों जो पहले भर्तियां थी 5,696, उसको बाद में रेलवे ने बढ़ा के लगभग 17,000 कर दी थी, और फॉर्म भरना भी अलाउ नहीं करा था बाद में कि भाई अब नए बच्चे फॉर्म नहीं भर सकते। तो जिन्होंने फॉर्म भर दिया था उनके मजे थे, भर्तियां बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, तो कंपटीशन ऐसे ही कम हो गया। क्योंकि पहले जब भर्तियां कम आई थी ना, बहुत सारे बच्चे डिमोटिवेट हो गए कि अरे सर मेरा तो कहाँ ही होगा। जिन्होंने भर दिया, जो सीरियस थे उन्होंने भर दिया, और जो नहीं भी थे उन्होंने ठीक है एक बार फॉर्म तो भरता है। तो मानोगे कल मेरे इतने एडमिशन हुए ना, जितने मान लो 20 दिन में नहीं होते या 25 दिन में मिला के नहीं होते। तो क्या ये बच्चे सिलेक्शन लेंगे क्या? आप मुझे बताओ, 20 दिन बाद तो एग्जाम है। तो सेम चीज मैं आपको भी बोल रहा हूं कि कोई भी एग्जाम को जब क्रैक किया जाता है ना, वो ऐसे नहीं कि जिस दिन एग्जाम होता है उससे पहले 20 दिन की तैयारी में करा जाता है, या कोई एग्जाम होता है उससे 30 दिन पहले की तैयारी में करा जाता है। दोस्तों युद्ध जो जीता जाता है ना, वो मैदान में नहीं जीता, वो तैयारी के दौरान ही जीता जाता है। मान लीजिए कोई युद्ध होने वाला है, अब वो सोच रहे नहीं मैं तो मैदान में जाके से तलवारें चला दूंगा, जीत जाऊंगा। दोस्तों नहीं, युद्ध का जो अभ्यास किया जाता है ना, उसमें जीती जाती है कि भैया आप अभ्यास कैसे कर रहे हो, आप पूरी तैयारी कैसी है।
मैं फिर से आप लोगों को बोल रहा हूं, इफ यू आर फेलिंग टू प्रिपेयर देन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर फेल्ड। अगर आप अपनी तैयारी में ही फेल हो रहे हो, अपनी तैयारी नहीं कर पा रहे, सिलेबस से नहीं कर पा रहे, इफ यू आर फेलिंग टू प्रिपेयर, अगर आप अपनी तैयारी करने में ही फेल हो रहे हो तो बेसिकली यू आर प्रिपेयरिंग फॉर फेल। आप तैयारी कर रहे हो फेल होने के लिए। आगे बात समझ में? जैसे ये लड़का है कुंदन कुमार जी, 10 मिनट से एक कमेंट कर रहा है, सर साइंस बैच में ऑफर दीजिए, नहीं दूंगा मत लो। ठीक है, ये जिंदगी भर इसी में रह गए, ऑफर ऑफर। खूब टीचर इनको खूब पागल बनाता है ऐसे बच्चों का, आ जाओ मैं 100 रुपये और देता हूँ, 200 रुपये और देता हूँ। वो इनको कोई मतलब ही नहीं है कंटेंट क्या होता है, सिलेक्शन क्या होता है, पढ़ाई क्या होती है। आगे बात समझ में? ठीक है, तो ये चीज आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू की। मैंने आपको इसके बारे में क्या बताया, इन वाले टिश्यू की जो शेप होती है, सॉरी, ये टिश्यू जिन सेल्स यानी कोशिका से मिलकर बने होते हैं, उनकी जो शेप होती है वो कैसी होती है? क्यूब जैसी होती है, घन जैसी होती है। आगे बात समझ में? तो गुरुजी ये वाले जो टिश्यू होते हैं क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू, सर ये कहां पर पाए जाते हैं, इनकी लोकेशन बताओ और इनका काम बताओ। चलिए पहले बात करते हैं दोस्तों इनके काम की। तो इनका मेन कार्य है बॉडी को सपोर्ट देना, मैकेनिकल सपोर्ट देना। मैकेनिकल का मतलब कोई कहीं पर फोर्स वगैरह कुछ लग रहा हो तो वहां पर दोस्तों ये वाले टिश्यू आप लोगों के बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर है क्या? ठीक है, आ जाओ। चलिए अब बात करते हैं कि सर ये वाले टिश्यू पाए कहां पर जाते हैं। दोस्तों इनके एग्जांपल ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको बताया था हमारी किडनी की जो ट्यूबल्स है, जो हमारी वृक्क की जो नलिकाएं है, उनमें ये वाला टिश्यू पाया जाता है। कौन सा? उपकला उत्तक। लेकिन कौन सा उपकला उत्तक? तो आप लोगों को ध्यान रखना है ये वाला। और दोस्तों जिस भी बच्चे का सिलेक्शन नहीं हुआ, मैं फिर से आप लोगों को बता रहा हूं कि आपकी जो भी कमी थी, एक बार वो लिखो कि यार आपका सिलेबस पूरा नहीं था, या मान लो कि सर मैंने पढ़ा तो था लेकिन मैं एग्जाम में जाके सारी चीजें भूल गया, इसका मतलब रिवीजन की कमी थी या कुछ भी। तो वो कमी आप लोग लिखो, उसमें सुधार करो, क्योंकि अभी आपका ग्रुप डी का एग्जाम होगा, उसके बाद में और भी भर्ती आएगी, एलपी की भी आएगी, जेई की भी आएगी। तो ऐसा नहीं किसी बच्चे का एक बार सिलेक्शन नहीं हुआ तो जिंदगी में कभी नहीं होगा। आप लोग बस बशर्ते ये कि आपकी जो कमी रहेगी उस पर आप लोगों को सुधार करना पड़ेगा। बिना कमी आपकी, अगर देखो आपकी जो स्ट्रेंथ है वो है, हर बच्चे में की स्ट्रेंथ होती है। यहां पर अगर जितने भी बच्चे बैठे हैं, अगर वो सोचे कि सर मेरे में तो कोई स्ट्रेंथ नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता। हर व्यक्ति में कुछ ना कुछ स्ट्रेंथ होती है, हर व्यक्ति की कोई ना कोई वीकनेस होती है। आपको जो काम करना है आपकी वीकनेस पे करना है, कमजोरी पे, कि यार मैं ये चीज मेरी कमी है, हमेशा मैं ये गलती कर देता हूं, हमेशा मैं यार सिलेबस से पूरा नहीं करके जाता, या हमेशा ऐसा होता है कि यार मैं एग्जाम में थोड़ा एग्जाम से पहले अपने थोड़ा सा वो हो जाता हूं, टेंशन मेरे को बहुत ज्यादा हो जाती है जिसकी वजह से मैं अपनी परफॉर्मेंस नहीं दे पाता। तो आपकी जो कमी है उसमें सुधार करिए। स्ट्रेंथ जो है आपकी वो है बढ़िया, क्लियर है, लेकिन अपनी जो कमी है उसको करो। आ जाओ। तो दोस्तों गुर्दे की जो नलिकाएं होती है, किडनी की जो ट्यूबल्स होती है, उसमें यही वाला टिश्यू पाया जाता है। सिमिलरली दोस्तों हमारी माउथ के अंदर क्या कुछ ग्लैंड पाई जाती है कि जिसे सिलेवरी ग्लैंड यानी लाल ग्रंथियां बोलती है, आपने पढ़ा होगा पाचन तंत्र में। तो दोस्तों इसमें जो डक्ट होती है ना, इसकी जो नलिकाएं होती है, नलिकाएं का मतलब जिनसे सलाइवा लार बाहर निकलता है, तो उनमें भी आप लोगों का ये वाला टिश्यू पाया जाता है। आगे बात समझ में? चलिए नेक्स्ट बात करते हैं ग्लैंडुलर क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू। मैंने आप लोगों को बताया था कि दोस्तों कुछ टिश्यू ऐसे होते हैं जिनसे कोई पदार्थ निकलता है, तो ऐसे एपिथेलियल टिश्यू, ऐसे उपकला उत्तक को हम लोग बोलेंगे ग्लैंडुलर क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू। क्लियर है? क्लियर है? चलिए दोस्तों इसका आंसर बताएंगे। डैश उत्तक ग्रंथियों का निर्माण करते हैं। दोस्तों ग्लैंड यानी ग्रंथि किसे बोलते हैं? ऐसे बॉडी के ऐसे पार्ट जिनसे कोई ना कोई पदार्थ निकलता है। और दोस्तों हमारी बॉडी का कि कोई भी ऑर्गन हो, कोई भी अंग टिश्यू से मिलके बने हुए हैं, उत्तक से मिलके बने हुए हैं। तो कोई ऐसा उत्तक है क्या जिनसे कोई पदार्थ निकलता है? हाँ सर, आपने बताया था कि कुछ एपिथेलियल टिश्यू, कुछ उपकला उत्तक ऐसे होते हैं जिनसे कोई ना कोई पदार्थ निकलते हैं, उसको ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू बोलते हैं। तो बेसिकली जो ग्रंथि होती है हमारी बॉडी में, वो बेसिकली उसमें कौन से टिश्यू पाए जाते हैं? ये एपिथेलियल टिश्यू पाए जाते हैं। आगे बात समझ में? चलिए, तो क्या उपकला उत्तक समझ में आ गया? दोस्तों इन चारों में सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो आपका उपकला उत्तक ही है। सर टेक्नीशियन का कट ऑफ कितना रहेगा? दोस्तों टेक्नीशियन का कट ऑफ रहेगा बहुत हाई। एलपी का तो कुछ रहा ही नहीं। क्यों? क्योंकि एलपी में यार 15 गुना कट ऑफ बच्चे लेने थे सीबीटी के लिए, वहां पर एक ही सीबीटी है, पहली बात। दूसरी बात उसमें यार नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, मतलब जैसे जब भर्तियां बढ़ा दी थी, लेकिन दोस्तों बाद में फॉर्म ओपन कर दिए तो बहुत सारे बच्चों ने इसमें अप्लाई किया। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट बात करते हैं कनेक्टिव टिश्यू संयोजी उत्तक क्या होता है। दोस्तों कनेक्टिव टिश्यू आप लोग जानते हैं, ऐसे टिश्यू हमारी जो बॉडी को कनेक्ट करते हैं।
मैंने आपको पढ़ाया था ना, ब्लड में भी पढ़ाया था, बोन के बारे में पढ़ाया था। जैसे आप लोगों के यहां पर चोट लग जाए तो ब्लड आ जाता है, पैर में चोट लग जाए तो ब्लड आ जाता है, यानी ब्लड आपकी हर जगह है, यहां पर भी है, पैर में भी है। और क्या मैं उसको टिश्यू बोल सकता हूं क्या? हाँ गुरुजी, क्योंकि वो बहुत सारी कोशिकाओं का समूह है। आगे बात समझ में? बहुत सारी कोशिकाओं का समूह है। तो क्या मैं ब्लड को कनेक्टिव टिश्यू बोल दूं? यस। और मुझे एग्जांपल बताएंगे, बोन, हड्डी भी बहुत सारी कोशिका से मिलकर बना हुआ है, यानी है ना, यानी ये भी टिश्यू है, और हड्डी भी आपकी बॉडी को कनेक्ट करने का कार्य कर रही है, इसलिए ये भी क्या है? कनेक्टिव टिश्यू है। आगे बात समझ में? चलिए, तो दोस्तों कनेक्टिव टिश्यू के बारे में आप लोग ये चीज ध्यान रखिएगा, ये जो टिश्यू होता है वो हमारे ऑर्गन्स को कनेक्ट करता है, अलग अलग अंगों को। दूसरी बात, और हमारी बॉडी को स्ट्रेंथ भी ये प्रोवाइड करता है। चलिए दोस्तों, अगर बात करी जाए कि यार ये अगर उत्तक है तो बहुत सारी कोशिकाओं का समूह होगा, बहुत सारी कोशिका से मिलकर बना होगा। दोस्तों इनकी कोशिकाओं के मध्य बहुत ज्यादा गैप होता है। जैसे एपिथेलियल टिश्यू उपकला उत्तक में तो कोशिकाओं के मध्य कोई गैप था ही नहीं। दोस्तों यहां पर है, तो दोस्तों यहां पर ध्यान रखेंगे, इंटरसेलुलर स्पेस जो है, यानी अंतर कोशिकीय स्थान जो है कोशिकाओं के मध्य, वो बहुत बहुत ज्यादा है। चलिए अब दोस्तों आप इसके 4 एग्जांपल ध्यान रखिए, सबसे जो महत्वपूर्ण है, ठीक है, और भी मैं बताऊंगा। एक तो दोस्तों कार्टिलेज उपास्थि, ये भी एक प्रकार की कनेक्टिव टिश्यू है, क्लियर है। दूसरी बात, एडिपोज टिश्यू, ये भी एक प्रकार का कनेक्टिव टिश्यू है, हिंदी में इसको वसा उत्तक या वसीय उत्तक भी बोलते हैं, लेकिन दोस्तों एग्जाम में आप लोगों को सिंपल ऐसे बोल देता है एडिपोज, है ना, वसीय उत्तक बहुत कम लिखा जाता है, एडिपोज ही लिखा हुआ आएगा। क्लियर है? आ जाओ। नेक्स्ट है दोस्तों आपका ब्लड यानी रक्त, और एक है आपकी हड्डियां। दोस्तों क्या रक्त के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं? क्या पढ़ा है या नहीं पढ़ा? भूल गए आप लोग? अरे सब भूल गए, हड्डी, पूरी हड्डियां पढ़ चुके आप लोग। चलिए आ जाओ। तो पहले तो इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, किस प्रकार के हड्डी जो है वो किस प्रकार का उत्तक है? तो सिंपल क्वेश्चन है, एक प्रकार का कनेक्टिव टिश्यू है, एक प्रकार का संयोजी उत्तक है। चलिए अब बात करते हैं दोस्तों इस कनेक्टिव टिश्यू के बारे में, कुछ इंपॉर्टेंट चीज देखो। अगर ये टिश्यू है तो यार ये बहुत सारी सेल्स यानी बहुत सारी कोशिका से मिलके बना हुआ है दोस्तों। और मैंने अभी भी आपको बताया कि यहां पर कोशिका के बीच का जो मतलब काफी गैप होता है, यानी मैं आप लोगों को बोल दूं कि यार ये जो कोशिकाएं है वो आपस में अच्छे से कनेक्ट होती है या नहीं होती है? बताओ। अगर मैंने बोला कोशिकाओं के मध्य बहुत सारा गैप है, तो ये क्या आपस में कैसे कनेक्टेड है? लूजली कनेक्टेड है, टाइटली कनेक्टेड है, मतलब बहुत चिपकी चिपकी है, थोड़ी दूर दूर है। क्या मैं बोल सकता हूं क्या सर ये लूजली कनेक्टेड है? क्लियर है? तो आप लोग बोलना कि दोस्तों ये जो कोशिकाएं होती है ना वो आपस में ढीली होती है, ठीक है, नॉट टाइटली पैक्ड। बहुत टाइटली पैक्ड नहीं होती, बहुत पास पास में नहीं होती। कैसी होती है? लूजली पैक्ड होती है, लूजली लूजली पैक्ड होती है। लूजली पैक्ड होने का मतलब क्या है? इनके बीच का गैप क्या है? काफी ज्यादा है। दूसरी महत्वपूर्ण बात क्या है दोस्तों, अगर ये कोशिकाएं है तो इन कोशिकाओं के बाहर क्या होता है? एक पदार्थ होता है, या मैं बोलूं ये जो कोशिकाएं है उसको मैं ये बोल सकता हूं क्या ये एक पदार्थ के अंदर है ये कोशिका? जैसे ब्लड में, रक्त में जो रक्त की कोशिकाएं थी, रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल, प्लेटलेट्स, वो कौन से पदार्थ में थी? बताओ बताओ। हाँ हो जाएगा कुंदन कुमार जी, बताओ। रक्त की जो कोशिकाएं थी वो कौन से पदार्थ के अंदर थी? भूल गए क्या? वो प्लाज्मा के अंदर थी। किसमें थी? प्लाज्मा में थी। तो सिमिलरली चाहे बोन, हड्डी की कोशिकाएं हो, चाहे कार्टिलेज की कोशिका हो, दोस्तों वो एक पदार्थ में होता है। दोस्तों इस पदार्थ को बोलते हैं हम लोग इंटरसेलुलर मैट्रिक्स, मतलब इस पदार्थ को हम लोग मैट्रिक्स के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों जो भी कोशिकाएं होती है ना कनेक्टिव टिश्यू की, वो एक पदार्थ के अंदर होती है, और इस पदार्थ को हम लोग किस नाम से जानते हैं? मैट्रिक्स के नाम से जानते हैं, मैट्रिक्स के नाम से जानते हैं। तो अगर मैं आप लोगों से बोलूं कि यार रक्त की जो कोशिकाएं होती है उसके मैट्रिक्स का नाम क्या है? प्लाज्मा है। आगे बात समझ में? वैसे ही जो हड्डियों का जो मैट्रिक्स होगा वो अलग प्रकार का होगा, कार्टिलेज का जो मैट्रिक्स होगा वो अलग प्रकार का होगा। क्लियर है? आ जाओ। एक बच्चा बोल रहा है सर सेल और टिश्यू में, नीतू जी कोशिकाओं के समूह को टिश्यू बोलते हैं, उत्तक बोलते हैं। क्लियर है? आ जाओ। चलिए अब देखो ये जो मैट्रिक्स है ना, ये मैट्रिक्स ये आप लोगों का एक तरल भी हो सकता है ना, आप लोगों का दोस्तों काफी डेंस सघन भी हो सकता है, गाढ़ा भी हो सकता है, काफी आप लोगों का पतला भी हो सकता है, कठोर भी हो सकता है, अलग अलग चीजों पे डिपेंड करेगा। जैसे ब्लड का मैट्रिक्स थोड़ा लिक्विड है, क्लियर है,
बोन का मैट्रिक्स अलग प्रकार का है। तो अगर बात करी जाए दोस्तों संयोजी उत्तक का कार्य क्या है, कोई भी कनेक्टिव टिश्यू क्या काम कर रहा है, उससे डिसाइड होता है कि उसका जो मैट्रिक्स है वो किस टाइप का है, उसका जो मैट्रिक्स है उसकी प्रकृति क्या है। दोस्तों क्या समझ में आ रहा है? अरे पढ़ाई चल रही है नहीं चल रही है, भूल गए? अपनी बायोलॉजी खत्म होने वाली है और आपकी पढ़ाई। अच्छा कौन सा ऐसा बच्चा है जिसने पहली क्लास से देखा है को पूरी बायोलॉजी आपकी खत्म होने वाली है? और आप पता नहीं कहां ध्यान लगा रहे हो, पूरी बायोलॉजी खत्म होने वाली है। पता है आपको कौन सा चैप्टर बचा है इसके बाद में? कोई चैप्टर नहीं बचा, एक बॉटनी बचा है केवल, पूरा हो गया आपका। अरे नहीं सर रिप्रोडक्शन भी बचा है। हाँ मैं चेक कर रहा था, रिप्रोडक्शन भी बचा है। तो रिप्रोडक्शन और बॉटनी केवल 2 चैप्टर बचे हैं इसके बाद में। तुम्हें पता ही नहीं तो अच्छे से पढ़ाई करो, सिलेक्शन लो, ठीक है। चलो आ जाओ दोस्तों, पहले हम लोग बात करते हैं कौन से कनेक्टिव टिश्यू के बारे में, कार्टिलेज के बारे में, जिसे हिंदी में उपास्थि बोलते हैं। देखिए दोस्तों जैसे बोन होती है वैसी कार्टिलेज होती है, बस डिफरेंस क्या है, बोन काफी हार्ड होती है, कठोर होती है। कार्टिलेज जो होती है वो क्या होती है, काफी सॉफ्ट होती है ना, इलास्टिक, मतलब बिल्कुल लचीली सी होती है आप लोगों के, जैसे आप लोगों के नोज में पाया जाता है, आप लोगों के दोस्तों कान में पाए जाते हैं, ठीक है। आ जाओ चलिए दोस्तों, तो अगर बात करी जाए कार्टिलेज होती सॉलिड है, ठोस है, लेकिन फिर भी क्या होती है, काफी लचीली होती है, ठोस फ्लेक्सिबल होती है आप लोगों की, ठीक है। चलिए दूसरी बात, अगर दोस्तों ये उत्तक है तो ये बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना होगा। तो अगर पूछा जाए एग्जाम में कार्टिलेज जिन कोशिकाओं से मिलकर बना होता है उन कोशिकाओं का नाम क्या होता है, उन कोशिकाओं का नाम होता है कॉन्ड्रोसाइट। क्या होता है? कॉन्ड्रोसाइट। कॉन्ड्रोसाइट नामक कोशिका से ये मिलकर बने होते हैं। दूसरा क्वेश्चन दोस्तों, ये जिस पदार्थ में होते हैं, है ना, जिसको अभी अभी हम लोगों ने मैट्रिक्स बोला है, तो इस कार्टिलेज के मैट्रिक्स के बारे में आप लोगों का क्या कहना है दोस्तों? इसका जो मैट्रिक्स होता है वो सॉलिड होता है, वो ठोस होता है। और अगर आप लोगों से पूछा जाए कि कार्टिलेज का जो मैट्रिक्स होता है वो किसका बना होता है, वो 2 पदार्थ से बना होता है। एक तो होता है आप लोगों का इसमें प्रोटीन होता है, प्रोटीन, और एक होता है शुगर यानी शर्करा। शुगर किसको बोलते हैं? कार्बोहाइड्रेट को ही हम लोग शुगर नाम से जानते हैं। क्लियर है? आ जाओ, क्लियर है। चलिए अब दोस्तों कार्टिलेज आप लोगों को मिलेगा कहां कहां पर मिलेगा? जैसे हमारी नाक की टिप में मिलता है दोस्तों, हमारे ये कान के जो आउटर पार्ट होता है यहां पर आप लोगों को मिलता है कार्टिलेज। जो हमारे बॉडी के जॉइंट्स होते हैं ना, जैसे देखो ये जैसे एक हड्डी ये रही, एक हड्डी ये रही, तो हड्डी के बिल्कुल एंड पर, सिरे पर आप लोगों को मिलेगा कार्टिलेज, दिख रहा है। और दोस्तों अगर ये कार्टिलेज घिस जाएगा तो दोस्तों क्या 2 हड्डी आपस में टकराएगी क्या? आपस में टकराएगी क्या? टकराएगी क्या? तो दोस्तों इसी बीमारी को हम लोग ऑस्टियोआर्थराइटिस के नाम से भी जानते हैं। इसमें बेसिकली कार्टिलेज धीरे धीरे क्या हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं, जिसकी वजह से 2 हड्डी आपस में क्या हो जाएगी, टकरा जाएगी। क्लियर है? चलिए तो ये हमारा हो गया दूसरे टाइप का कनेक्टिव टिश्यू। नेक्स्ट है सर लाइगेज एंजाइम। लाइगेज क्या होता है? लाइपेज होता है, वो तो पढ़ाया तो था कुंदन जी आपको डाइजेस्टिव सिस्टम में। चलिए दोस्तों एडिपोज टिश्यू भी एक प्रकार का कनेक्टिव टिश्यू, एक प्रकार का संयोजी उत्तक है। तो चलिए सर ये वाला उत्तक पाया कहां पर जाता है, और सर ये वाले उत्तक का काम क्या है? ठीक है दोस्तों ध्यान रखिएगा, जैसे हमारी जो स्किन, जैसे भाई आपकी स्किन यानी त्वचा के अंदर कई ऑर्गन है, अंदर जाओगे तो लीवर भी है, किडनी भी है, हार्ट भी है। तो ये आप लोगों को मिलेगा कहां पर? ये जो वसीय उत्तक होता है, वसा उत्तक होता है, ये एडिपोज उत्तक कहां मिलता है? त्वचा के नीचे और आंतरिक अंगों के बीच में आप लोगों को मिलेगा। जैसे एक तो स्किन के नीचे मिलेगा, हमारी स्किन त्वचा के नीचे मिलेगा, और अंदर जब जाओगे अलग अलग ऑर्गन्स है ना, तो इंटरनल ऑर्गन यानी आपके आंतरिक अंगों के बीच में मिलेगा। लोकेशन आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है दोस्तों। अगर बात करी जाए ये उत्तक भी क्या बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना होगा क्या? तो इन कोशिकाओं का नाम क्या है? एडिपोसाइट। एडिपोसाइट क्या है? एडिपोसाइट। दोस्तों इन कोशिकाओं की क्या विशेषता है? ये कोशिकाएं फैट यानी वसा का संग्रहण कर सकती है, फैट यानी वसा का संग्रहण कर सकती है। जो भी आप लोग बॉडी में खाते हो, कार्बोहाइड्रेट भी खाते हो, प्रोटीन भी खाते हो, फैट भी खाते हो, तो वो आपके बॉडी में कहीं ना कहीं तो जाके स्टोर होता होगा। तो ये जो आपकी एडिपोसाइट सेल है, इन्हीं के अंदर क्या होता है? आपका फैट यानी वसा संग्रहित होता है। तो क्या मैं बोल सकता हूं क्या कि ये इस उत्तक की जो कोशिकाएं होती है ना,
ये जो सेल्स है इसके अंदर आप लोगों को क्या मिलेगा, फैट मिलेगा, फैट की गोलियां मिलेगी, मतलब वसा छोटे छोटे गोलियों के रूप में होता है जिसे बोलते हैं फैट ग्लोब्यूल्स, वसा की गोली का है। तो आप लोग बोलोगे इन कोशिका के अंदर फैट मिलेगा, या मैं बोलूं फैट की ग्लोब्यूल्स मिलेगी, वसा की गोलियां आप लोगों को मिलेगी। और दोस्तों ये है ना, देखो जी बॉडी के जिस पार्ट में फैट यानी वसा स्टोर है ना, वो एक इंसुलेटर की तरह कार्य करता है। इंसुलेटर का मतलब क्या है, कुचालक। कुचालक का मतलब क्या है, जिससे हीट आर पार नहीं हो सकती। दोस्तों क्या मैं बोलूं कि हमारी जो स्किन है, त्वचा है, उसके नीचे क्या है, ये वाला टिश्यू है। तो क्या इस वाले टिश्यू में फैट स्टोर रहेगा क्या, बिल्कुल। तो दोस्तों यही कारण है कि ये वाला जो टिश्यू होता है ना, वो हीट को बाहर से अंदर नहीं आने देता, अंदर से बाहर नहीं जाने देता। अगर दोस्तों हीट का फ्लो इजीली हो जाता तो क्या हमारी बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल रह पाता क्या? हमारी बॉडी का टेम्परेचर फिक्स है ना 37 डिग्री सेल्सियस या फ़ारेनहाइट में 98.6। अगर हीट बाहर से अंदर आती तो हमारा टेम्परेचर बढ़ जाता, अंदर से बाहर जाती तो हमारा टेम्परेचर कम हो जाता। हमारा फिक्स क्यों है, क्योंकि इसी वाले टिश्यू की वजह से। दोस्तों आपने सुना भी होगा, जो व्यक्ति मोटा होता है, हम बोलते हैं ना कि यार ये तो काफी मोटा है, इसको तो ठंड लगती नहीं है, पतले आदमी को ज्यादा ठंड लगती है। वो क्यों बोलते हैं? पतले आदमी का मतलब क्या है, उनकी बॉडी में फैट कम है। फैट कम है तो वो इंसुलेटर वाला काम जितना होना चाहिए था उतना नहीं हो पा रहा। मोटे आदमी में फैट ज्यादा है तो इंसुलेटर वाला काम ज्यादा हो पा रहा है। आगे बात समझ में क्लियर? तो ये इंसुलेटर के रूप में भी कार्य करता है। चलिए दोस्तों इसका आंसर बताएंगे, बताएं, बताओ। हमारी बॉडी में फैट को स्टोर करने का काम कौन करता है? एपिथेलियल टिश्यू करता है, उपकला उत्तक करता है। क्लियर है क्या? देखो देखो एनसीईआरटी में लिखा हुआ भी है, वेयर आर फैट्स स्टोर्ड इन अवर बॉडी? द सेल्स ऑफ दिस टिश्यू। किसकी बात हो रही है? एडिपोज टिश्यू की बात हो रही है कि भाई साहब इस उत्तक की जो कोशिकाएं होती है ना, इसमें वसा की गोलिकाएं होती है और ये एक इंसुलेटर की तरह भी कार्य करती है। देखो हर एक चीज कराता हूं मैं एनसीईआरटी की आपको। त्वचा के नीचे और आंतरिक अंगों के बीच में कौन सा उत्तक पाया जाता है? कौन सा उत्तक पाया जाता है बताओ? अभी अभी आपको मैंने बताया है कौन सा? एडिपोज टिश्यू, वसीय उत्तक। क्लियर है? चलिए आ जाओ नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, हड्डियों की। हड्डी क्या होती है आप लोगों को पता है, बस आप लोग ये ध्यान रखेंगे दोस्तों, हड्डियों की जो कोशिकाएं होती है ना, वो जिस पदार्थ में होती है, जिसे आप लोगों ने अभी भी मैट्रिक्स बोला, बस आप लोग ये ध्यान रखिएगा, जो हड्डियों का जो मैट्रिक्स होता है ना, ये आप लोगों का क्या होता है, इसमें दो आप लोगों के दो पदार्थ ज्यादा होते हैं, एक तो कैल्शियम के कंपाउंड और फास्फोरस के कंपाउंड। तो इसमें कैल्शियम के कंपाउंड और फास्फोरस के कंपाउंड काफी ज्यादा होते हैं, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम फॉस्फेट, ये काफी ज्यादा आप लोगों के होते हैं। दोस्तों आप लोगों को मैंने बता दिया चार जो सबसे मोस्ट कॉमन है। इसके अलावा एक और है जिसका नाम है एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। क्लियर है? क्लियर? तो एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू ये क्या है, पहले बात करते हैं। ये भी एक प्रकार का कनेक्टिव टिश्यू है। कहां पर पाया जाता है? देखो दोस्तों, ये मान लो आपकी हड्डी है, बोन है, बोन के ऊपर होती है मसल यानी मांसपेशी, मांसपेशी के ऊपर होती है दोस्तों क्या, क्या होती है? स्किन यानी त्वचा होती है। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये आप लोगों को मिलेगा कहां पर? स्किन और मसल के बीच में, ठीक है, बिटवीन द स्किन एंड मसल। हमारी जो त्वचा है और मसल्स उसके बीच में होता है। दोस्तों जो ब्लड वेसल्स होती है उसके चारों और, अराउंड ब्लड वेसल, उसके चारों ओर आप लोगों को मिलेगी। दोस्तों बोन मैरो, अस्थि मज्जा जो होती है हमारी, मतलब बोन के अंदर का पार्ट, वहां पर नर्व्स होती है, तंत्रिका होती है, मतलब ब्रेन से जो मैसेज आते हैं ना जिन वायर के माध्यम से, उसको बोलते हैं नर्व। तो उसके नर्व तंत्रिका के चारों ओर भी आप लोगों को ये वाले टिश्यू मिलेंगे। सर और इन वाले टिश्यू के बारे में बताओ। दोस्तों अंगों के अंदर की जो जगह होती है उस, है ना, मतलब कोई भी ऑर्गन होता है उसके अंदर काफी जगह होती है, तो उसके अंदर आपका यही वाला टिश्यू आप लोगों का होता है। और दूसरी बात क्या है, अगर कोई अन्य टिश्यू डैमेज हो जाता है, अन्य उत्तक डैमेज हो जाता है, तो मेरे प्यारे दोस्तों ये क्या करते हैं, उनकी रिपेयर करते हैं। चलिए दोस्तों इसका आंसर बताएंगे, कौन सा उत्तक है जो उत्तक मरम्मत में मदद करता है, अन्य जो आप लोगों के टिश्यू होता है उसको रिपेयर करता है? बताओ, अभी अभी मैंने बताया एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात आती है मस्कुलर टिश्यू, पेशीय उत्तक। दोस्तों हमारी जो मसल्स होती है ना,
मांसपेशी वो बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है। तो क्या मैं इसको उत्तक बोल दूं क्या? सर मैं रोज रनिंग करता हूं फिर भी पेट अंदर नहीं होता। अरे हो जाएगा, वो बैठे रहने की वजह से होता है आप लोगों का काफी। ठीक है, मेरा भी है, आपको दिख नहीं रहा होगा। मेरे को भी यार बैठ के काफी काम करना पड़ता है ना लैपटॉप पे। चलो आ जाओ। चलिए अब दोस्तों बात करें दोस्तों, इन टिश्यू की जो कोशिकाएं होती है ना वो काफी लंबी लंबी होती है, और इन कोशिका को हम लोग मसल फाइबर के नाम से भी जानते हैं। तो ध्यान रखिएगा, जो मांसपेशी उत्तक होता है ना ये काफी लंबी कोशिकाओं से बने होते हैं, और इन टिश्यू को, इन सेल्स को हम लोग मसल्स फाइबर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है दोस्तों, हम जो मूवमेंट कर पाते हैं उसके मतलब मसल्स बहुत इंपॉर्टेंट है उसके लिए। मसल जो है ना, ठीक है, जो मसल्स जो है वो काफी क्या है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तीसरी बात क्या है दोस्तों, जैसे मान लीजिए आपने ऐसे किया तो आपकी यहां की जो मसल्स होगी, मांसपेशी होगी, यहां पर जो मसल्स पाई जाती है उसको क्या बोलते हैं, बाइसेप्स, और यहां पर जो पाई जाती है उसको क्या बोलते हैं, ट्राइसेप्स बोलते हैं। तो जब आप लोग ऐसे करते हो तो यहां की मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन होगा, संकुचन होगा, और जब आप लोग ऐसे करोगे तो यहां की मसल्स में क्या होगा, रिलैक्सेशन होगा। तो दोस्तों हमारी मसल्स में कुछ विशेष प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं जिसे बोलते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन का मतलब क्या है, संकुचित प्रोटीन, जिनमें कुछ संकुचित हो सकता है। तो हमारे इन्हीं मतलब अगर आपसे पूछा जाए कौन सा बॉडी का ऐसा पार्ट है जिसमें कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन पाए जाते हैं, तो ये मसल्स आप लोगों के मसल्स में ये वाले पाए जाते हैं, जिसकी वजह से आपकी मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है। चलिए अब दोस्तों हमारी जो मस्कुलर टिश्यू वो तीन टाइप की होती है, एक होती है स्केलेटल, एक होती है स्मूथ, एक होती है कार्डियक। सर डिफरेंस क्या है? स्केलेटल का मतलब क्या है, हमारी हड्डी के ऊपर जो आपकी टिश्यू पाए जाते हैं, जो मसल्स पाई जाती है उसको बोलते हैं स्केलेटल मसल। दोस्तों क्या आप इसमें अपनी इच्छा के अनुसार मूवमेंट करा सकते हो क्या? बिल्कुल। तो ये वाले जो आप लोगों की मसल्स होती है वो कैसी होती है, वॉलेंट्री होती है, ऐच्छिक होती है। आ गई बात समझ में? ठीक है दोस्तों, एक होती है आपकी स्मूथ मसल्स। दोस्तों स्मूथ मसल में क्या होता है, ये इनवॉलेंट्री होती है, अनैच्छिक होती है, आपकी इच्छा के अनुसार इनमें मूवमेंट नहीं हो सकता। और दोस्तों इनकी जो शेप होती है ना, देखो ये टिश्यू जिन कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है, इन कोशिकाओं का जो शेप होता है वो कैसा होता है, सिलेंड्रिकल होता है, बेलनाकार होता है। जबकि इन वाले टिश्यू की जो सेल्स होती है वो बिल्कुल आपकी ऐसी होती है, आंख की जैसी होती है, आंख की जैसी होती है। आगे बात समझ में क्लियर है? ठीक है। दूसरी महत्वपूर्ण बात क्या है दोस्तों, एनसीईआरटी में इसमें आंख की शेप नहीं बोला गया है, इसको बोला है स्पिंडल शेप। मतलब वैसे तो आंख की आकृति का भी होता है लेकिन वहां पर बोला जा रहा है स्पिंडल शेप का होता है। तो ध्यान रखिए, अगर आप लोगों से पूछा जाए धुरी के आकृति जैसी सेल्स किसमें पाई जाती है, तो आप लोगों की स्मूथ मस्कुलर टिश्यू में पाई जाती है। दोस्तों कार्डियक में क्या होता है, देखो आपका जैसे स्केलेटल मस्कुलर टिश्यू में कोशिकाओं का शेप सिलेंड्रिकल है ना, इसमें भी सिलेंड्रिकल है, बेलनाकार है। बस डिफरेंस क्या है, डिफरेंस क्या है दोस्तों, वो वाली वॉलेंट्री होती है, ऐच्छिक होती है, आप आपकी इच्छा के अनुसार मूवमेंट करा सकते हो। ये कैसी होती है, अनैच्छिक होती है, अनैच्छिक होती है, पहली बात। दूसरी बात क्या होती है, ये वाले जो आपकी मसल्स होती है ये हमारे हार्ट में यानी हृदय में पाए जाते हैं। कैसे, हार्ट में यानी हृदय में। कंप्यूटर शॉर्ट सर आप थोड़ी देर के लिए सामने हटते क्यों नहीं हो, लिखने में दिक्कत होती है। अरे कहां हटूं, मतलब यार मैं पढ़ाई तो रहा हूं आपको। ठीक है, आगे बात समझ में दोस्तों, इन तीनों में मेन डिफरेंस क्या है, ये वॉलेंट्री है, लिख दो, ये वॉलेंट्री है, ये इनवॉलेंट्री है, ये इनवॉलेंट्री है। इसकी शेप सिलेंड्रिकल होती है, इसकी भी सिलेंड्रिकल होती है, और इसकी क्या होती है आप लोगों की, बताओ, बोलते नहीं हो, स्पिंडल शेप। दोस्तों ये वाले मसल्स कहां पर पाई जाती है, हड्डियों के ऊपर पाई जाती है। ये वाली मसल्स हार्ट में पाई जाती है, ये वाली कहां पर पाई जाती है, हमारी यूरेटर मूत्रवाहिनी में पाई जाती है, और हमारी इंटेस्टाइन आंत में। मतलब ऐसी मसल जहां पर आपकी इच्छा के अनुसार मूवमेंट नहीं हो सकता, जैसे पेट की मांसपेशियों में हो गया या आपकी इंटेस्टाइन की मांसपेशियों में। तो ये आप लोगों का क्या हो गया,
आपका मस्कुलर टिश्यू हो गया। आगे बात समझ में? ठीक है दोस्तों, कुछ क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, एक तो आप लोगों का बचा ही है नर्वस टिश्यू। दोस्तों नर्वस टिश्यू, हाँ बचा क्या है, हमने पढ़ चुके ना। ब्रेन में मैंने आपको न्यूरॉन बताया था ना, तो बहुत सारे न्यूरॉन्स मिलके ये जो टिश्यू बनाते हैं उसको न्यूरल टिश्यू बोलते हैं। तो न्यूरल टिश्यू बेसिकली जिन सेल से मिलकर बना हुआ है वो क्या है, आप लोगों का न्यूरॉन्स है ना। ये तो हम लोगों ने पहले ही पढ़ लिया था ब्रेन के बारे में। चलिए, तो दोस्तों ये आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हुआ। जनरल साइंस का फाउंडेशन बैच 2025 के सभी एग्जाम्स के लिए आप लोग जुड़ सकते हो निर्माण बैच में, जहां पर आप लोगों को एक ही बार में सारे एग्जाम्स की तैयारी हो जाएगी। आप लोग कॉम्बो भी ले सकते हो दोस्तों, यहां पर चारों सब्जेक्ट आप लोगों को मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए, तो कंप्लीट थ्योरी बैच है, साथ में सारे क्वेश्चंस कराए जाते हैं, डेली लाइव क्लास है। 2024 के भी सारे क्वेश्चंस हम लोग इसमें कर रहे हैं। पूरा कंटेंट बाइलिंगुअल है, हर क्लास की आप लोगों को पीडीएफ मिलेगी, और दोस्तों साथ में टेस्ट सीरीज भी आप लोगों की फ्री है। साइंस मैग्नेट ऐप पे जाइए, कोर्स वाले सेक्शन में निर्माण बैच आपको मिल जाएगा। बाकी शिखर बैच जो है वो आपका बेसिक इंजीनियरिंग का। ठीक है, तो बाय नाउ करके पेमेंट कर दो, कोई समस्या हो उस नंबर पे संपर्क कर सकते हो। दोस्तों कैसा लगा क्लास? तो कल हम लोग पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन, करते हैं पहले प्रजनन करते हैं, उसके बाद में हम लोग करेंगे बॉटनी। ठीक है, चलिए।